पहली बार गरीब के घर आया 1 साल का राशन। गरीब घर की बहू सुधा नीरस मन से चूल्हे की राख निकाल रही थी। रसोई के अंदर राशन का अभाव साफ झलक रहा था। जल्दी से चूल्हा लीप लेती हूँ, इतने में माँ जी राशन लेकर आ जाएंगी तो खाना चढ़ा दूंगी। तभी सास शोभा थैली में थोड़ा राशन लेके आती है। ले बहू, आधा किलो चावल और 100 ग्राम दाल खरीद कर ले आई हूँ। जल्दी से खाना पीना बनाकर तैयार कर दे। टाइम से बना देगी तो दोनों भाई खाकर निकल जाएंगे। माँ जी, इतने लंबे चौड़े परिवार में आधी किलो चावल दाल में गुजारा नहीं होता है। आधी किलो आटा भी ले आती तो दाल चावल के साथ सबको 2-2 रोटी दे देती। बहू, मैं तेरी दुविधा समझ रही हूँ। इतने कम राशन में रसोई चलाना कठिन है, मगर तू तो देख रही है जब से बरसात लगी अखिलेश घर में बेरोजगार बैठा है। किसी तरह दिवाकर की दिहाड़ी से खाने का खर्चा निकल रहा है। बाकी चावल का पानी पसाकर फेंकना मत, मैं पी लूंगी। वैसे भी 2-4 दिनों से पेट में बड़ी धुंध मची है तो खाने की इच्छा नहीं मेरी। सास की बात सुनकर बहू का मन भर आता है। मैं जानती हूँ माँ जी, राशन की घटी के चलते आप झूठ बोल रही हैं। हे माँ अन्नपूर्णा, आखिर कब तक मेरे गरीब परिवार को आधा पेट राशन खाकर गुजारा करना पड़ेगा? कब मेरी भी रसोई में साल भर का राशन उपलब्ध होगा? जहां अमीर पड़ोसी अपनी रसोई में साल भर का राशन एक बार में भरवाते थे, वहीं रामदास के घर के हालात इतने खराब थे कि रसोई में दोनों टाइम राशन एक बार में आता था, तब जाकर खाना बनता। जिस परिवार में कमाने वाला 1 और बैठकर खाने वाले 10 लोग हों, ऐसी गरीबी की दशा छाना आम सी बात है। माँ, दाल चावल बन गया क्या? बन गया तो दे दो मुझे, बहुत तेज की भूखी भूखी लगी है। बस दाल चावल तैयार है दीपांशु, अभी डाल कर देती हूँ। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों का भी खाना निकालूं? बहू, अभी मेरा खाना मत निकालना, दातुन करने जा रहा हूँ। तब तक बाकी सबको खाना काट कर दे दो। चलिए भाभी, मैं भी आपके साथ खाना निकलवा देती हूँ। तभी किरण तसल्ली में थोड़ी दाल देखकर कहती है, भाभी आपने दाल कितनी गाढ़ी कर दी है, इतने में सब लोग नहीं खा पाएंगे। मैं अपने हिसाब से पानी मिला देती हूँ। राशन की किल्लत के चलते नंद भर कर दाल में पानी डालकर बिलो कर सबको देती है। दाल चावल के कुछ निवाले खाते दिवाकर भड़क जाता है। आज की दाल बिल्कुल पानी जैसी पतली कर दी है, गाढ़ी कर देती। आजकल तुमने खाना बनाने का ढंग खो दिया है। अरे दिवाकर, क्यों बेचारी बहू पर दाना पानी लेके चढ़ रहा है? जितना राशन होगा उतने में ही तो खाना पकाएगी। 100 ग्राम दाल के क्या बनाएगी बेचारी? इतने लंबे चौड़े परिवार में 1 पाव दाल लगेगा, गाढ़ी दाल खानी है तो। मुंह बिचाकर दिवाकर दाल चावल खाकर मजदूरी करने चला जाता है। कुछ देर बाद, बहू तू भी जल्दी से खा ले, फिर उपले बना लेंगे। आज धूप हो रखी है, सूख जाएंगे। माँ जी, मेरा तो पेट भरा हुआ है, चलिए चलकर उपले पात लेते हैं। बहू, मैंने तो तुझे खाना खाते हुए देखा ही नहीं आज। भाग्यवान, दाल भात का भगोना तो खाली पड़ा है, तो बेचारी बहू कहाँ से खाना खा लेगी? मैं बनिया के पास से आटा लेकर आता हूँ। रामदास राशन की दुकान पर आकर लाचारी से बोलता है, अरे लाला, जरा आधा किलो आटा कर देना। अरे आ गए मुंह उठाकर उधार खाने के लिए। अभी ग्राहकों को सामान देने दो, खड़े रहो। मनोरमा जी, ये आ गया आपका 10 किलो चीनी, 10 किलो दाल, 1 बोरी चावल, आटा, और क्या करना है? तभी अमीर मनोरमा ऐंठते हुए रामदास को सुनाकर, अरे 1 बोरी चावल से साल भर का गुजारा थोड़ी ना चलना है। 2 टीन तेल करना, साल भर का राशन इकट्ठे भरवाती हूँ। गरीबों की तरह मुझको पन्नी में आधा 1 किलो राशन खरीद कर ले जाना पसंद नहीं है। पड़ोसन मनोरमा भर भर कर आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल वगैरह भर भर कर राशन खरीद कर ले जाती। वहीं बेचारे गरीब परिवार वाले थोड़े राशन में बनाने खाने को मोहताज थे। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन दोपहर में, ओहो, आज तो बारिश का कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। बहू, घर में तेल बेसन पड़ा हो तो घोलकर पकौड़े बना लो। पकौड़े का नाम सुनते दोनों बच्चे खुश हो जाते। ओ बेटे, मौज कर दी, आज तुम्हारे घर में पकौड़े बनेंगे, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। तू तो है ही भुक्कड़, कहीं सारे पकौड़े तू थोड़ी खा जाएगा। दादी कहती हैं कि मिल बांट कर खाना चाहिए। वैसे भी हमारे घर में इतना चिन्नू सा राशन आता है। घर की रसोई का खींचा हाल दोनों मासूम बच्चों को भी अच्छे से मालूम था, जिसे देख सभी सदस्यों की आंखें भर आती हैं। सुधा पकौड़े बनाने में लग जाती है। ये तो मुश्किल से 100 से 200 ग्राम बेसन है, थोड़ा आटा घोल लेती हूँ, सबको पूरा पड़ जाएगा। पर भाभी, पकौड़े छानू की किस्में, कड़वा तेल तो खत्म हो गया है। काश कि हमारे पड़ोसियों की तरह हमारी रसोई में भी साल भर का राशन भरा होता तो कुछ खाना बनाने के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता।
ऐसा कहते हुए कंचन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी सुधा मसाले के डिब्बे में से कुछ सिक्के निकाल कर देती है। ननद जी, ये मैंने 20 रुपए जमा कर रखे हैं, इससे जाकर डिब्बे में खुला तेल ले आओ। कंचन तेल की शीशी लेकर किराने वाले के पास जाती है, जहां सारे ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार कोई 10 किलो राशन खरीद रहा था तो कोई राशन का कट्टा खरीद रहा था। अरे भाई 1 किलो वाले 10 बेसन के पैकेट दे दो, और हाँ 5 लीटर वाला तेल भी दे देना। हाँ जी जी अभी देता हूँ। अरे राजू, तेल तो निकाल जरा भैया जी का। बनिया दुकान पर आने वाले गरीबों के साथ मक्खरता से पेश आता था, जबकि साल और 6 महीने का राशन खरीदने वालों के लिए मक्खन लगाकर बातचीत करता था। काफी देर तक कंचन तेल की शीशी लेकर खड़ी रहती है। भैया 20 रुपए का सरसों का तेल कर देना जरा, ठगेरू बनिया खिल्ली उड़ाते हुए कहता है। अरे आज के जमाने में खुला तेल भला कौन बेचता है, मेरे पास तो आधी 1 किलो की बोतल है, लेना है तो ले जाओ। ठीक है, आप आधी किलो तेल दे दीजिए, भैया शाम का राशन लेने आएंगे तो आप उनसे काट लीजिएगा। इस पर बनिया बाल की खाल निकालते हुए कहता है। अरे उधारी का कोई चक्कर नहीं है, दुकान की पूंजी टूटी पड़ी है, वही नकद दो और तेल ले जाओ, नहीं तो रास्ता ना आप लो, पता नहीं चले आते हैं कहाँ से। अपमानित होकर कंचन वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अरे वैसे तो देखने को इतना लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन सारे एक की ही कमाई खाने पर हैं, एकदम निर्लज्ज लोग हैं। रोते हुए कंचन घर आ जाती है। जिन पड़ोसियों ने अपनी रसोई में साल भर का राशन डलवाया हुआ था, वो तरह तरह का खान पान बना रहे थे, वहीं इस परिवार की परिस्थिति दयनीय हो जाती है। हे भगवान, ये सूखी नमक रोटी हलक से निकली नहीं जा रही है, बहू कम से कम साथ में अचार प्याज तो रख देती। बाबूजी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा, सब कुछ समाप्त हो गया है। आज तो शाम का चूल्हा चलाना भी असंभव है, ऊपर से इनका भी काम छूट गया है 2 दिन से। हे भगवान, और कितने दुख देगा। अब मेरे परिवार को 2 टाइम के अनाज के लिए भी तूने आफत कर दिया। तभी दोनों भाई पन्नी में 5-5 किलो राशन, मसाले, तेल वगैरह खरीद कर लाते हैं, जहाँ सारे सदस्य भूखे बैठे थे। मम्मी मम्मी, दादा दादी, चाचा पापा आ गए। ये लीजिए भाभी, हम राशन ले आए हैं। अखिलेश, इकट्ठे इतना उधार करके राशन लाने की क्या आवश्यकता थी, एक टाइम का ले आता। पिताजी, फिलहाल तो ये 5 किलो राशन लेकर आए हैं, अगर इसी महीने हम दोनों भाई घर में साल भर का राशन भरवा देंगे ताकि 1 साल के राशन की छुट्टी हो जाएगी। मगर अखिलेश, दिवाकर, तुम दोनों की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, कर्जा काट कर साल भर का राशन डलवाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, हमें राशन के गोदाम में पक्की नौकरी मिल गई है, तनख्वाह 20,000 रुपए भी है। अपने नीचे हमें 40-50 मजदूर को खटवाना है, तनख्वाह के साथ 1-1 बोरी चावल आटा मुफ्त मिलेगा, तो मेरे और भैया के मिलकर 4 बोरी हो जाएंगे, बाकी तेल दाल मसाला थोक में भरवा लेंगे। अब हमारा परिवार आधा पेट नहीं भर पेट खाएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा। पूरे गरीब परिवार वालों के चेहरे पर खुशी थी। यूं ही कम राशन में रूखा सूखा खाकर किसी तरह एक महीना कट जाता है और दोनों भाई इकट्ठे घर में साल भर का राशन लेकर आते हैं, जिससे सभी पड़ोसी देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लगता है इन गरीब लोगों की लॉटरी लग गई है, इकट्ठा साल भर का राशन डलवा लिया। कहाँ से? सुधा बहू, देख हमारे घर में साल भर का राशन देकर लोग कैसे जलकर खाक हो रहे हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पूरा परिवार राशन उठाकर घर में ले जाता है। दोनों ननद भाभी खुशी से डिब्बों में राशन भर देती हैं। तेल मसाले बेसन इत्यादि के डिब्बे राशन से भरे थे और बहू तरह तरह का लजीज खाना बनाकर खिलाती है। बुरे हालात झेलने के चलते वो आवश्यकता अनुसार लिमिट में खाना बना था, जिससे कि अनाज बर्बाद ना हो। इतने नारियल काफी हैं या और तोड़ूं? 3-4 और तोड़ लो। अरे कोमल, आराम से, नारियल नीचे फेंकने को कहा है, ना कि मेरा सर फोड़ने को। बाल बाल बची मैं, वरना आज तो मेरे सर का तरबूज ही बन जाता। चलो इसी बहाने हम लोगों को ठंडा ठंडा तरबूज भी तो खाने को मिलता। कोमल की बात सुन मेघा हंसने लगती है। काफी सारे नारियल तोड़कर कोमल नीचे उतर कर आती है। आज तो काफी सारे नारियल इकट्ठा कर लिए हमने। अब जल्दी से इन्हें लेकर चलते हैं बाजार में। शांति और सुनीता कब से हमारे इंतजार कर रही होंगी। तीनों टोकरियां उठाती है और सीधा बाजार की ओर चल पड़ती है, जहां पहले से ही शांति और सुनीता लोगों को नारियल बेच रही होती हैं। मुझे ज्यादा पानी वाला नारियल चाहिए, जो कल लिया था उसमें पानी काफी कम था। अब नारियल के अंदर हम थोड़ी ना पानी भरते हैं, आपको देखकर देती हूँ कि पानी किस में ज्यादा है। हम और नारियल तोड़ ले आए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, नारियल खत्म होने को आ गए थे। ग्राहक तो देखो कितने सारे हैं, अब जल्दी जल्दी नारियल काटो और ग्राहक को दो। दोपहर से शाम तक काफी सारे ग्राहकों को नारियल पानी बेचकर
बहुओं की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। इस बार सोच रही हूँ कि एक नया कूलर ले ही लेते हैं। ये कूलर तो काफी पुराना हो गया है और अब बार बार इसकी मोटर भी बदलवानी पड़ती है। मेरे तो मन में था कि हम लोग भी कभी एसी लें, लेकिन भला हम लोगों को एसी की क्या जरूरत, हमारे गांव में कौन सी भीषण गर्मी पड़ती है, कूलर में भी अच्छे से काम चल जाता है। और नहीं तो क्या, ये एसी की जरूरत तो शहरी लोगों को पड़ती है। शहर में है भीषण गर्मी, हमारे गांव में तो हर तरफ इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिसके चलते यहाँ काफी ठंडक रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है और सब लेटे होते हैं। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद तो आंखों से गायब ही हो गई है। पता नहीं आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है। अभी तो रात का समय है, फिर भी पसीने से नहा गया मैं। गर्मी के चलते तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? लग तो रही है। एक काम करते हैं, बाहर आंगन में चलकर सोते हैं, घर में तो नींद आने से रही। सभी बहुएं और उनके पति अपना बिस्तर उठाकर जैसे ही आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास के लोग भी आंगन में ही बैठे हुए हैं। क्या बात है, आज तुम्हारा भी परिवार आंगन में है, तुम लोग तो अंदर सोते हो ना? क्या बताऊं सुनीता बहन, अंदर इतनी गर्मी हो रही है पूछो मत। सोचा बाहर आकर थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन बाहर भी गर्मी हो रही है। शाम तक तो मौसम कितना ठंडा था, ये अचानक रात में कैसे गर्मी बढ़ गई। हम तो खुद ही गर्मी से परेशान होकर बाहर आ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया अचानक। सभी लोग आंगन में ही सोने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही सवेरा हो जाता है। सभी अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं कि तभी गांव में कुछ बात फैलती है। अरे मंगलू, तू सच कह रहा है क्या? यही वजह थी कि जो रात को इतनी गर्मी बढ़ गई थी और आज भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है? हाँ, मैं खुद लोगों से सुनकर आ रहा हूँ। हमारे गांव की जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे सालों से एक ज्वालामुखी था जो बंद था, लेकिन कल शाम को ही वो अचानक फट गया, इसलिए तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। ज्वालामुखी फटने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगती है। इस गर्मी ने तो हाल बेहाल करके रख दिया है। जब से ज्वालामुखी फटा है तब से गांव में कितनी गर्मी पड़ने लग गई है ना। मुश्किल से 2 दिन बीते ही थे कि तभी फिर से एक बार और ज्वालामुखी फटता है, जिससे गांव में अब भीषण गर्मी पड़ने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और तो और कई लोग गर्मी से बीमार पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अरे, तुमने सुना? गांव के सरपंच काफी बीमार हो गए हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव में। कहाँ पहले मई जून के मौसम में भी हमारे गांव में इतनी ठंडक होती थी और अब देखो कैसा हाल हो गया हमारे गांव का। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी के चलते सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सभी गर्मी से परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी सरकार की तरफ से गांव में कुछ लोग आते हैं। गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है, जो भी जंगल के करीब रहते हैं उन सभी को जल्द से जल्द अपने मकान खाली करने होंगे। आशंका है कि जल्द ही तीसरी बार ये ज्वालामुखी फटेगा और इस बार इसका लावा बहते हुए आप लोगों के घरों तक भी आ सकता है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की कोई और जगह भी नहीं है। ये तो आप लोग ही जानिए, सरकार की तरफ से अभी यही खबर मिली है। जल्द से जल्द अपना घर खाली करिए। जंगल के पास ही इन 5 बहू का भी घर था। कुछ लोग तो अपना घर खाली करके आसपास अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अपने घर को लेकर काफी परेशान थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आसपास के गांव में तो हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है और न हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग शहर जाकर रह सके। गर्मी तो इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अब क्या करें हम? वो तो अच्छा ही होगा कि नदी वहाँ से काफी दूर है, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत ठंडक है। यहाँ आकर हम थोड़ी देर गर्मी से राहत पा लेते हैं। सभी घर को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि तभी कोमल की नजर नारियल पेड़ पर जाती है। नारियल पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर 2-3 चिड़ियां बैठी हुई थी, जिसे देख कोमल, इंसानों से अच्छी जिंदगी तो इन चिड़ियों की होती है। पेड़ों पर आराम से रहती है, न गर्मी की टेंशन और ना इस तरह घर खाली करने की टेंशन। काश इंसान भी पेड़ पर ही रहते, जैसे पुराने जमाने में आदिवासी रहते थे। लगता है कोमल तुमने कभी ट्री हाउस के बारे में नहीं पढ़ा। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी टीचर हमें ट्री हाउस के बारे में पढ़ाती थी। इसमें लोग पेड़ों पर ही घर बनाकर रहते हैं। लेकिन ये तो नारियल का पेड़ है ना, इस पर ना कोई डाली होती है और ना ही ये पेड़ चौड़े हैं, तो इन पर कैसे घर बना सकता है कोई? अगर देखा जाए इन नारियल के पेड़ों पर भी आराम से घर बनाए जा सकते हैं। ये सभी नारियल के पेड़ एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं और थोड़े झुके हुए भी। अगर हम बड़े और चौड़े लकड़ी के टुकड़े लेकर इन नारियल के पेड़ों से उन्हें अच्छे से जोड़ दें और फिर उनके ऊपर रहने लायक छोटे छोटे घर बनाएं, तो जब भी मैं ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ती हूँ तो काफी ठंडक रहती है।
इसी के साथ हम लोगों को सर छुपाने का आसरा भी मिल सकता है। ऐसा हुआ तो हम लोगों को सर छुपाने की सच में जगह मिल जाएगी और गर्मी से छुटकारा भी मिलेगा। पांचों बहुएं जल्दी से घर आती हैं और अपने पतियों को सारी बात बताती हैं, जिससे अब उनके पति भी उनकी बात से सहमत होते हैं और जंगल की तरफ से ढेर सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर किनारे ले आते हैं। इतनी लकड़ियां काफी हैं क्या, या अभी और काट कर लाएं? अभी के लिए तो इतना काफी है, अगर कम पड़ेंगी तो आप लेकर आ जाइएगा। हम ये कल और हथौड़ी भी लेकर आ गए हैं। चलिए अब सबसे पहले एक चौड़ा फट्टा बनाते हैं जिस पर हम आराम से अपना घर बना सकें। अपने पतियों के साथ मिलकर बड़े बड़े चौड़े लकड़ियों को आपस में जोड़ लेती हैं और अब कोमल, सुनीता और मेघा तीनों पेड़ पर चढ़कर उन फट्टों को कील की मदद से अच्छे से उन नारियल पेड़ पर ठोक देती हैं। वैसे तो ये मजबूत लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि टूटेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कील मंगवा लेते हैं हम। आज के लिए वैसे इतना काम काफी है, कल से हम घर बनाने की शुरुआत करेंगे। बाकी का बचा काम करके सभी घर आ जाते हैं और अगले दिन अब सभी बहुएं लकड़ी की मदद से सीढ़ी बनाकर उसे ऊपर से नीचे छोड़ देती हैं, जिसकी मदद से अब वो आसानी से नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं और इसी के साथ घर बनाने की भी शुरुआत कर देती हैं। कोमल, थोड़े छोटे घर बनाओ, इतना बड़ा घर ज्यादा दिनों तक इन लकड़ी के फट्टों पर टिक नहीं पाएगा। हमें छोटे छोटे घर ही बनाने पड़ेंगे। हम 5 घर बना लेते हैं, एक घर में 2 लोग आराम से रह लेंगे और इस पर ज्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों में नारियल के पेड़ों के ऊपर अब पांचों बहू का जुगाड़ से तैयार किया हुआ घर बन जाता है, जिसमें वो अपना सारा जरूरी सामान लाकर रख लेती हैं। ऊपर से सारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे नहीं पता था कि हमारा गांव इतना बड़ा है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है और अब तो हमें नारियल तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आराम से खड़े खड़े हम जितने चाहें उतने नारियल तोड़ सकते हैं। इसी तरह पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ उन नारियल के पेड़ों पर रहती हैं, जिसे देख गांव के कुछ लोग अब उनके पास आते हैं। अब तो गांव में हद से ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, धीरे धीरे लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। तुम लोग तो यहाँ नारियल के पेड़ों पर घर बनाकर रह रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करें? अरे ना जाने तुमने किस तरीके से नारियल के पेड़ों पर घर बनाया है, काश हम भी यहाँ रह पाते। ये नारियल के पेड़ सिर्फ हमारे नहीं बल्कि गांव में हर किसी के हैं। यहाँ और भी ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम जुगाड़ू घर बनाकर इन पर रह रहे हैं, आप भी रह सकते हैं। इनमें हम आपकी मदद करेंगे। पांचों बहुएं अब उन लोगों की पेड़ पर घर बनाकर रहने में काफी मदद करती हैं। कुछ ही दिनों में फिर से सरकारी आदमी आते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छा जुगाड़ किया है रहने का, लेकिन अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप लोगों को शहर भेजा जाए। वहाँ सरकारी मकान में आप आराम से रह सकते हैं और तो और आप लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। उन सरकारी आदमियों की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और अब जल्दी अपने नारियल पेड़ के घरों को छोड़कर शहर आकर हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन जीते हैं। लेकिन आज भी नारियल पेड़ के घर पर बिताए उन पलों को पांचों बहुएं याद करती हैं।